हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। आज के इस वीडियो में हम फिर से इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक देखेंगे। इससे पहले वीडियो हम इकोनॉमिक्स में बजट शुरू कर दिया था हम लोगों ने। बजट में हम लोग इनकम को पढ़ रहे थे और इनकम पढ़ते पढ़ते हम टैक्स को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बजट के दूसरे हिस्से यानी कि एक्सपेंडिचर को आज पढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कोई ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, सीधे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? यानी कि हमारा जो व्यय होता है, खर्चा होता है। अभी एक्सपेंडिचर हम बजट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम अपने घर के पर्सनल खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे की बात इसमें की जाएगी, यानी कि बजट की बात की जा रही है। देखिए, एक्सपेंडिचर को समझने से पहले एक बार आप, जब हमने इनकम पढ़ा था, इनकम को याद कर लीजिए। इनकम को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में। और किस हिसाब से डिवाइड किया था कि हम वो इनकम कर कैसे रहे। ठीक है, उस इनकम के सोर्सेज क्या हैं, उस हिसाब से हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। जैसे हम कहीं से लोन ले लेते थे या अपने एसेट्स को बेच लेते थे, तो उसके हिसाब से जो इनकम होती थी, या फिर हम लोग कुछ सर्विस देते थे कहीं पे, तो उस हिसाब से जो इनकम होती थी, उस हिसाब से हमने इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। तो वही तरीके से हम यहाँ पे ठीक उसका ही अपोजिट हो जाता है एक्सपेंडिचर। उन्हीं तरंगों से, उन्हीं फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमने टर्म यूज़ करी थी, उसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी और उसी एसेट्स के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप इस वीडियो क्वेश्चन सुनने के बाद 2 सेकंड के लिए वीडियो रोको और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर आपके ऊपर जो लोन का बर्डन था, यानी कि जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अगर वो आपकी कम हो रही है किसी वजह से, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जो बर्डन है वो कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर है? इसका आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप फिलहाल इसको रोको और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि ये क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी कम होना इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इनकम को डिवाइड किया था, उसी तरीके से एक्सपेंडिचर को भी हम डिवाइड करते हैं। इनकम को डिवाइड किया था हमने कौन कौन सी, इसमें रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में। तो सेम यहाँ पे भी आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। देखिए, एक्सपेंडिचर जो है ये हमारे इनकम का जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए इसमें हर टर्म वही रहेगी जो इनकम में हुआ करती थी। ठीक, इनकम का अपोजिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। देखिए, हमने इनकम में क्या पढ़ा था, रेवेन्यू इनकम। क्या इनकम होती है? वो इनकम जो या तो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को बढ़ा दे, सॉरी, जो ना हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को बढ़ाए और ना ही हमारे एसेट्स को घटाए। हम उसको क्या बोलते थे, रेवेन्यू इनकम बोलते। यानी कि ऐसी इनकम जिसको करने के बाद ना ही हमारे ऊपर लोन का बर्डन होता था। ठीक है, अगर आपने वो इनकम करी है तो आपको चुकाना नहीं है, या ना ही और आपके एसेट्स कम होते थे, ना ही आपने कुछ बेचा जिसकी वजह से आपकी इनकम हुई। अगर ये दोनों ही कंडीशन है, ना ही आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना ही आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ये क्या होती थी, आपकी इनकम होती थी। कौन सी वाली? रेवेन्यू इनकम होती थी। और इसी का ठीक उल्टा क्या होता था, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए या आपकी एसेट्स में कमी हो जाए, तो वो क्या आती थी, कैपिटल इनकम में आता था। तो ठीक उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जब भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें कम होगा। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपसे कि लोन का कम होना क्या है, एक्सपेंडिचर है कि इनकम है? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ये इनकम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका लोन कम हो रहा है किसी वजह से, आपने कहीं से लोन लिया था और लोन अब कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप उस लोन को चुका रहे हो। उस लोन को चुका रहे हो, इसका मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा है, और पैसे जाने का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है उसमें लाइबिलिटीज, आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ना ही कम हो, ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, जब भी आप एक्सपेंडिचर करोगे तो ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर करने पे क्या होता है, आपका लोन कम हो जाता है। लेकिन अगर आपका लोन कम ही नहीं हो रहा है, यानी कि जो आपका लोन कम होना चाहिए वो आपका लोन कम नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, आपकी रेवेन्यू इनकम हो जाएगी। या फिर आप एसेट्स को, अगर अगर आपके एसेट्स आप बेचते हो, तो एसेट्स बेचने पे क्या होती है, इनकम होती है। लेकिन अगर आप एसेट्स को खरीदोगे तो क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि आप एसेट्स खरीदोगे तो आपके जेब से पैसा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सपेंडिचर है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है तो वो क्या है, तो आप इसको इनकम नहीं बोलोगे। एसेट्स में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है कि वो एक क्या है, एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर कर रहे हो इसलिए एसेट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हो इसीलिए आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो
जिसमें ना ही आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी घटे और ना ही आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक, उस इनकम का ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ जाती थी इनकम लेने पे, यहाँ एक्सपेंडिचर करने पे क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज घट जाती हैं। लेकिन अगर नहीं घट रही है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर करने पे एसेट्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही है बढ़ोतरी तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा एक्सपेंडिचर जिस एक्सपेंडिचर को करने से या तो आपके फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या हो जाए, घट जाए, या आपके एसेट्स में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या आपके लोन्स कम हो रहे हैं या फिर आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जिसमें जिसमें खर्चा करने के बावजूद भी ना ही आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, ना ही आपके फाइनेंशियल लायबिलिटीज घट रही है। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितना इजी वे में समझा सकता हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, इनकम हमने बताया था, इनकम करने से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, लोन देने का एक बर्डन बढ़ जाता है। ठीक है, और या तो फिर आपके एसेट्स में कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी इनकम होती है। ठीक, उसका उल्टा एक्सपेंडिचर है। जब आप पैसा किसी को दोगे, यानी कि आप अपना लोन चुका रहे हो, तो लोन चुकाने पे आपके जेब से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। या फिर आप अपनी कोई चीज़ बेचोगे तो उससे इनकम होगी, तो ये इनकम में आएगा। लेकिन आप कोई चीज़ खरीदोगे, मान लीजिए कोई मोबाइल आप खरीद रहे हो, तो मोबाइल खरीदने पे पैसा जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें ना आपका लोन कम हो रहा है, ना आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, ना ही आपके पास कोई चीज़ आ रही है और ना ही आपका लोन कम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे या तो आपका लोन का बर्डन कम हो जाए या फिर आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। बेहद ईजी सा है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, ये क्या था आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हो गए, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों आपके पार्ट हो गए। देखिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसकी बात कर लें कैपिटल की। तो रेवेन्यू में देख लेते हैं क्या क्या होता है, कुछ इसकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि इसमें ना ही आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही है और ना ही आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आपके एसेट्स में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और ना ही आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो हमारे लिए क्या है, ये एक व्यर्थ ही तो है। हमारे लिए इन द सेंस गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, क्या है, ये व्यर्थ ही तो है, क्योंकि ना ही उसकी इनकम हो रही है, ना इसका लोन कम हो रहा है, ना ही उसके पास एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कि व्यर्थ तरीके का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक नॉन प्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नॉन प्रोडक्टिव, क्योंकि ये एक अच्छा रिजल्ट गवर्नमेंट के सामने नहीं लेके आते, नॉन प्रोडक्टिव नेचर का। गवर्नमेंट देखिए आप कोई ऐसा खर्चा करे, ना उसकी उसमें लोन कम हो, ना ही उसके एसेट्स में बढ़ोतरी हो, तो क्या हो जाएगा, नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कोई उसको ऐसा कुछ खास उसका फायदा नहीं हो रहा है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक नॉन डेवलपमेंटल नेचर का होता है, इससे कोई विकास भी नहीं होता है। ठीक है, अगर विकास हो रहा होता तो कहीं ना कहीं हमारे एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही होती। एसेट्स में बढ़ोतरी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि एक नॉन डेवलपमेंटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव नेचर का होता है और नॉन डेवलपमेंटल नेचर का होता है। और जो ये एक्सपेंडिचर है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब एक छोटे छोटे अंतराल के बाद ये होता ही रहता है। जैसे मान लो इस महीने हो गया, अगले महीने फिर से होगा यही एक्सपेंडिचर सेम, फिर उससे अगले महीने फिर से यही एक्सपेंडिचर सेम होगा। यानी कि एक शॉर्ट टर्म का एक्सपेंडिचर, इसके एग्जांपल दूंगा अभी आपको तो आप समझ जाओगे। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपेंडिचर होता है, इस महीने हुआ फिर अगले महीने भी सेम ही होगा, फिर उसके अगले महीने भी सेम ऐसा ही होगा। तो छोटे छोटे टाइम बाद ये होते रहता है और रिपीटेटिव नेचर का होता है, यानी कि ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, क्या होते रहता है, रिपीट होते रहता है। ये चार चीज़ें होती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहला ये नॉन प्रोडक्टिव नेचर का होगा, आपको समझ आ ही रहा है कि क्यों, ना आपका लोन कम हो रहा है ना आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो नॉन डेवलपमेंटल नेचर का भी हो जाएगा। शॉर्ट टाइम के लिए होता है, धीरे धीरे हर महीने टू महीने या हर कुछ कुछ दिन के बाद ये खर्चा होते रहता है और रिपीट होते रहता है। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेटिव नेचर का होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे आपकी सैलरी होती है, गवर्नमेंट आपको सैलरी पे करती है, गवर्नमेंट ने आपको सैलरी पे करी। ठीक है, उस सैलरी को पे करने में क्या होता है, गवर्नमेंट का ना ही उसके लोन्स कम हो रहे हैं सैलरी पे करने से, क्योंकि गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा है,
भले ही आप ये बोलेंगे कि आपके जेब में पैसा आया ये तो आपके लिए फायदेमंद है ना, लेकिन नहीं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जेब से आपको सैलरी देने में पैसा जा रहा है। अब जब आपके जेब उसकी जेब से पैसा जा रहा है तो उसके लिए व्यर्थ नहीं चल रहा है, उसके लिए ना ही आपके उसके लोन्स में कमी हो रही है, ना ही उसके एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो सैलरी इसमें आ जाएगी और पेंशन इसमें आ सकती है। ठीक है, पेंशन जब हम देते हैं रिटायर्ड पर्सन को, तो रिटायर्ड पर्सन को हम जब सैलरी देते हैं तो वो भी सेम, ना ही उसके लोन कम हो रहे हैं गवर्नमेंट के, ना ही एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है। और ऊपर से पेंशन देने पर तो जो लोग जिनको पेंशन मिल रही है वो तो गवर्नमेंट को सर्विस दे भी नहीं रहे इस समय पे। ठीक है, तो ये इसमें आती हैं ये सब चीज़ें, सैलरी हो गई, पेंशन हो गई, या फिर आप सब्सिडी देते हैं कहीं पे, ठीक है, सब्सिडी भी आप इसमें गिन सकते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो भी किस में आ जाएगी, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने मन में सोच सकते हो, ठीक है, और उनको आप सोचते रहना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ते हैं तो इसी तरीके से देखेंगे हम कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। कैपिटल क्या होता है, ठीक इसका उल्टा है, या तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कम हो जाए या फिर आपके एसेट्स में बढ़ोतरी हो जाए। आप खर्चा करोगे तो आपका लोन घटेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। आप खर्चा करोगे तो या तो फिर आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी, आपके सामान में वृद्धि हो जाएगी, वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्टिव नेचर का हो जाएगा। प्रोडक्टिव क्यों होगा, क्योंकि आपके लोन में कमी हो रही है, जो आपको लोन देना था वो कम हो रहा है। और ये डेवलपमेंटल नेचर का भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका ठीक उल्टा रहेगा। ठीक है, डेवलपमेंटल नेचर का। डेवलपमेंटल नेचर का क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें आपके एसेट्स में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, इससे मालूम होता है कि क्या एक डेवलपमेंटल नेचर का है। ऊपर से ये शॉर्ट टर्म का नहीं होता है, रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो रेवेन्यू में और देखिए, हाँ, कैपिटल की बात कर रहे हैं तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, आप खुद ही सोच के बताओ। इसके एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी क्या बनाया था, जैसे स्टैच्यूज बनाती है, म्यूजियम बनाती है, या ऐसे पार्क्स का निर्माण करती है जहाँ पे आप जाते हो तो फीस पे करते हो। तो वो फीस, उसने गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें अपना खर्चा किया, उस स्टैच्यू को बनाने में, पार्क को डेवलप करने में, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट ने अपना खर्चा किया। लेकिन उस खर्चे के बाद उसको क्या हो रहा है, यहाँ से वो प्रोडक्टिव है, उसके पास क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, क्योंकि लोग आएंगे तो फीस भरेंगे। तो जैसे स्टैच्यू बनते हैं कहीं पे, ठीक है, स्टैच्यू हो गए, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आप खुद ही सोच लो। स्टैच्यू, पार्क हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, म्यूजियम्स हो गए, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी इन पे किया जाने वाला खर्चा किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उधर वाला जो था वो था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर आपका खत्म हो गया है, इतना सा ही एक्सपेंडिचर, इसमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। स्टैच्यू में हो गया, पार्क में ऐसे एक्सपेंडिचर, या फिर आपको गवर्नमेंट, हाँ, एक गवर्नमेंट की मोनोपोली है किसमें, रेलवे में। इंडियन रेलवे में जितना भी खर्चा करती है वो सब आपके लिए होता है, लेकिन आप उसके लिए पे करते हो। आप जब भी उसमें ट्रैवल करोगे तो आप पैसा दोगे, तो वो भी किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। गवर्नमेंट उसमें जो भी खर्चा कर रही है वो सब उसके लिए क्या है, एक तरीके से एसेट्स में बढ़ोतरी कर रहा है, और उसके क्या कर रहा है, प्रोडक्टिव नेचर का वो है, हम ये बोल सकते हैं। तो आपको मैं समझता हूँ एक्सपेंडिचर या व्यय बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको आप देख लो, इस सेक्शन को आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, देखिए, हमने देख लिया एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर की जब मैंने बात करी तो उसके बाद हम, हाँ, बजट का हम इनकम हिस्सा खत्म कर चुके हैं, बजट का हम लोग एक्सपेंडिचर भी अभी हम देख चुके हैं। अब हम क्या देखते हैं, बजट को ही देख लेते हैं कि बजट की सिचुएशंस क्या क्या होती है। ठीक है, कितनी सिचुएशन होती है बजट की, कुछ सिचुएशंस होती हैं, अभी लिख लेता हूँ। सिचुएशन, आपका जो या हमारा बजट आता है तो बजट की सिचुएशन क्या क्या होती है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 सिचुएशन होती हैं बजट की, 1, 2 एंड 3। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बजट बेसिकली क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का एक बैलेंस है। यानी कि पूरी तरीके से कहा जाए तो ये बेस्ड है इनकम और एक्सपेंडिचर पे। उसी आधार पे ये 3 तरीके की सिचुएशन बजट की होती हैं। सबसे पहली सिचुएशन जो होती है वो होता है सरप्लस। सबसे पहले हम बोलते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, BUDGET बजट। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम रखते हैं किसको, बैलेंस्ड बजट को रखते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड बजट को रखा जाता है। उसके बाद रखा जाता है किसको, डेफिसिट बजट को रखा जाता है। इनके नाम से ही आपको इन बजट के बारे में मालूम चल रहा होगा। सबसे पहले रखेंगे सरप्लस बजट, उसके बाद रखेंगे हम लोग बैलेंस्ड बजट, उसके बाद रखेंगे डेफिसिट बजट को।
ये 3 तरीके के आपको सिचुएशन बजट के अंदर देखने को मिल जाती है। सरप्लस बजट क्या होता है? देखिए सरप्लस बजट क्या होता है, ऐसा बजट, देखिए सरप्लस से क्या मालूम चलता है, सरप्लस मतलब किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाना क्या होता है, सरप्लस हो जाता है। तो सरप्लस का मतलब क्या है कि जब भी आपके बजट में इनकम ज़्यादा हो रही हो, ऐसा आपका बजट है जिसमें आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है और एक्सपेंडिचर उसमें आपका कम हो रहा है। अगर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और इनकम ज़्यादा हो रही है तो ऐसा बजट क्या कहलाएगा, आपका सरप्लस बजट कहलाएगा। जितना आपका खर्चा, मान लो आपका खर्चा 5 रुपये है लेकिन आपका इनकम 10 रुपये है, तो ये क्या हो जाएगा, सरप्लस बजट में आ जाएगा। 5 के बजाय आप कितने कमा रहे हो, 10 रुपये उसमें कमा रहे हो। बैलेंस्ड बजट में क्या होगा, जितनी आपकी इनकम है उतना ही आपका बजट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी खर्चा, एक्सपेंडिचर होगा। जितना आपका इनकम है उतना ही आपका खर्चा है अगर, तो वो आपके किस में आ जाएगा, बैलेंस्ड बजट में आएगा। और डेफिसिट में क्या होगा, डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा, हानि होता है, ठीक है, एक तरीके से हानि बोलते हैं इसको, डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट मतलब घाटा होता है या फिर हानि होता है। तो डेफिसिट में क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा, आपकी इसमें इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आपका खर्चा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 3 तरीके की सिचुएशन आपको बजट की देखने को मिलती हैं। सबसे पहली सिचुएशन आपकी क्या होती है, सरप्लस बजट, दूसरी होती है बैलेंस्ड और तीसरी होती है कौन सी, आपकी डेफिसिट बजट। अब देखिए आपको देखने से लग रहा होगा यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे, इसको दिखा करके डायरेक्ट पूछ ले कि इसमें से कौन सा बजट अच्छा है, कौन सा बजट आप समझते हैं कि अच्छा है, तो आप सीधे बोलेंगे कि पहला वाला, कि जिसमें हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ये बजट अच्छा है। इन तीनों में आप सबसे ज़्यादा यही मेरे ख्याल से प्रेफर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें तो सबसे अच्छा बजट वो है जो आपको लग रहा है कि सबसे खराब लग रहा है आपको, ठीक है, वो कौन सा है, डेफिसिट। ये बजट सबसे अच्छा माना जाता है, डेफिसिट बजट। क्यों माना जाता है इसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो सरप्लस बजट में क्या होगा, जितनी इनकम उतना एक्सपेंडिचर, सॉरी जितनी इनकम उससे कम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जिस देश में ये बजट लाया जा रहा है, जिस भी देश में सरप्लस बजट लाया जा रहा है, वहाँ पे खर्चे पे कम ध्यान दिया जा रहा है। खर्चे पे कम ध्यान दिए जाने का मतलब है कि वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जा रही। अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वो गवर्नमेंट कर रही होती तो उनका खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा हो रहा होता, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिमांड्स हमेशा ज़्यादा होती हैं, और अगर एक देश में लोग रह रहे हैं तो उनकी डिमांड्स को आप कभी भी सेटिस्फाई पूरी तरीके से नहीं कर सकते। डिमांड्स हमेशा बढ़ती ही रहेंगी और डिमांड्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, और वो खर्चा करने के लिए डेवलपमेंट होगा। तो अगर वो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वहाँ पे खर्चा नहीं हो रहा है, और खर्चा नहीं हो रहा है इसका मतलब खर्चा क्या हो गया, वहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अगर खर्चा कम हो रहा है तो इनकम ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सरप्लस बजट है, जो कि उस देश की इकोनॉमी के लिए, उस देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए जो सरप्लस बजट है कहाँ पे आता है, ये उन देशों में आता है जो अभी अंडर डेवलप्ड है, जैसे अफ्रीका के कुछ देश हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है। तो सोमालिया, जिबूटी और अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, इसको हम स्टैटिक जीके वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी देशों में क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड होती हैं वहाँ पे आता है सरप्लस बजट, मतलब वहाँ पे एक्सपेंडिचर पे कम ध्यान दिया जाता है। उनका केवल मकसद होता है कि पैसा कमाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे की जाए, खर्चा कैसे कंट्रोल किया जाए। खर्चा कंट्रोल करने के चक्कर में वो लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं करते हैं, और वो उस देश के लिए अच्छा नहीं होता है। बैलेंस्ड बजट हम कह सकते हैं कि ठीक है, चलो मतलब ज़्यादा खराब भी नहीं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बैलेंस बजट में जितना आपका इनकम उतना खर्चा, कोई सेविंग नहीं। 5 रुपये आपने कमाए, 5 के 5 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए या लगा दिए, तो वो क्या होता है, बैलेंस्ड बजट। ये कौन से देश में आएगा, ये उन देशों में आएगा जो डेवलप्ड हैं, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ये सब जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इन कंट्रीज में क्या आता है, बैलेंस्ड बजट आता है, क्योंकि इनको सेविंग की उतनी खास जरूरत नहीं है, जितना ये कमाते हैं उतना ये खर्चा कर देते हैं। तो ये क्या है, बैलेंस्ड बजट में ये आ जाता है। और डेफिसिट बजट क्या होता है, अब तक आप समझ चुके होंगे कि वो बजट जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, यानी कि उस देश में खर्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ पे वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं, इनकम की वो परवाह नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इनकम कम है कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं ताकि हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ जाए। तो उस डेवलपमेंट पे ध्यान देने के लिए खर्चा करना पड़ता है, और वो खर्चा हमेशा इनकम से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये सही भी है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाते हैं। और ये कौन से देशों में आता होगा डेफिसिट बजट, ये आता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज में,
ठीक है। जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज, उन कंट्रीज में आता है आपका डेफिसिट बजट, क्योंकि अभी विकास की राह पर है, ये अभी ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ कहीं पे हैं ये लोग। तो इस स्टेज से इस स्टेज पे आने के लिए खर्चा ऑब्वियसली ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये डेफिसिट बजट कहाँ पे आएगा? डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि ये लोग अपने देश में विकास करना चाहते हैं और विकास करने के लिए खर्चा हमेशा इनकम से ऊपर रहेगा। मैं समझता हूँ आपको बजट की ये तीनों सिचुएशंस समझ में आई होंगी। इन सिचुएशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। पहला सरप्लस, दूसरा बैलेंस और तीसरा डेफिसिट बजट होगी। मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख देना, अगली वीडियो में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी से आपको समझ आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें तो आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरप्लस बजट इनकम ज़्यादा है, यानी कि पैसा उनके पास सेव हो रहा है, जाहिर सी बात है। इसमें पैसा कोई सेव नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेफिसिट बजट में प्रॉब्लम है, भले ये अच्छा है लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, हमारी इनकम ही जब इतनी नहीं है तो उतना खर्चा कैसे करेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम 100 रुपये हो रही है और खर्चा उसे 200 रुपये करना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस पॉसिबल कि गवर्नमेंट 100 रुपये कमा रही है और 200 रुपये खर्चा कर रही है? तो ये उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करती है, तो ये क्या एक घाटा ही तो है। 100 रुपये कमाई और 200 रुपये खर्चा कर दिया, तो 100 रुपये का क्या लग गया यहाँ पे? इन 100 रुपये घाटा लग गया गवर्नमेंट को, है ना। तो 100 रुपये कमाए, 200 लगा दिए, तो 100 का घाटा लग गया गवर्नमेंट को। ये घाटा क्या कहलाता है? डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। ये घाटा क्या है? डेफिसिट है। तो ये 100 रुपये कहाँ से लगाएगी? इसलिए तो 100 रुपये उसके पास है ही नहीं, या फिर थे तो कहाँ से लगाए उसने? इन 100 रुपये के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है, ठीक है। अब ये मत सोचो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक IMF से 100 रुपये का लोन लेगी, 100 रुपये का लोन नहीं लेती है, वो हजारों करोड़ों का लोन होता है। ये केवल एक एग्जाम्पल है कि जो 100 रुपये हैं ये कहाँ से लिए इसने? वर्ल्ड बैंक, IMF, अन्य संस्थाओं से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, और ऐसे कुछ माध्यम से क्या करती है, यहाँ पे लोन लेती है या अपने एसेट्स को बेचती है। और भी तरीके होते हैं, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उन माध्यम से क्या करती है गवर्नमेंट? इस डेफिसिट की भरपाई करती है। जो ये डेफिसिट हो रहा है ना 100 रुपये का, यहाँ पे 100 रुपये की भरपाई कहाँ से करे? अगर उसने खर्चा कर दिया है एक्स्ट्रा 100 रुपये, तो एक्स्ट्रा 100 रुपये उसको लाने भी पड़ेंगे। खर्चा अगर नहीं किया तब भी इसको लाने पड़ेंगे, ताकि मैं खर्चा करूँ आगे, ठीक है। तो इस डेफिसिट की भरपाई करने के लिए वो क्या करता है? लोन लेती है गवर्नमेंट, या फिर एसेट्स को बेचती है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। आपने ये वर्ड बहुत बार इकोनॉमिक्स में सुना होगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग? ये जो 100 रुपये है इसकी भरपाई कैसे की जाए, जो हमने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया या फिर जो हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना है, ये कैसे आएगा? ये क्या है? एक डेफिसिट है। इस डेफिसिट की भरपाई करने के लिए जो पैसा हम लोन लेते हैं या कुछ भी करते हैं वो किस में आता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग उसको बोला जाता है। यानी कि इस डेफिसिट की भरपाई क्या कहलाएगी? डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट, तो समझ रहे हैं आप। तो इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, करेगी कैसे? डेफिसिट फाइनेंसिंग उसको करनी पड़ेगी। अब अगर उसने डेफिसिट फाइनेंसिंग करी है, अब अगली इस स्लाइड में देखते हैं, अगर उसने डेफिसिट फाइनेंसिंग करी है तो कैसे करी होगी? कुछ तरीके होंगे जिन तरीकों के माध्यम से डेफिसिट फाइनेंसिंग करी जा सकती है। मैं इसको DF लिख देता हूँ, मैं समझता हूँ आप समझ लेंगे इसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मत समझना, जो फिजिक्स में होता है, ठीक है। ये है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या है ये? डेफिसिट फाइनेंसिंग है। तो किस किस तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा सकती है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए या अपने घाटे की भरपाई के लिए? पहली बात, गवर्नमेंट क्या करे? लोन ले ले। अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो लोन लेके डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती है। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो अपने एसेट्स को बेच दे, जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, ठीक है। किसी कंपनी में अपने शेयर्स लिए हुए हैं या कोई भी तरीके का कोई भी एसेट अगर गवर्नमेंट के पास है, उसको अगर बेचते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एसेट्स डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। एसेट्स को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर एसेट्स को बेच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी एसेट का, तो उससे भी पैसा प्राप्त होगा, वो भी क्या हो जाएगा? एक डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक जरिया हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। और क्या जरिया हो सकता है? सोचो, और क्या जरिया हो सकता है? एक लोन ले सकते हैं, एक एसेट का डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, एक हम लोग टैक्स बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जनता पे पड़ने वाले टैक्स को बढ़ा दे, यानी कि अब डायरेक्टली तो नहीं बढ़ाएगी, क्या करेगी? उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जनता पे इनडायरेक्ट टैक्स पड़ते हैं, इन इनडायरेक्ट टैक्स को अगर बढ़ा देगा गवर्नमेंट
तो उससे भी अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकती है। तो ये 3 तरीके आपने देखे, या तो लोन ले ले या एसेट का डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, इससे भी पैसे कमा करके अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग को कर सकती है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा सकती है, यानी कि जीएसटी का रेट बढ़ा दिया तो उससे जो पैसा कमाएगी उससे भी क्या आएगा, उसका डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या हो सकता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नई करेंसी प्रिंट कर सकती है, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। गवर्नमेंट को लगता है अगर कि हमारे यहाँ पैसे कम पड़ गए, हम इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हमें लोन नहीं दिया जा रहा है, हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, हम जनता पे टैक्स भी इम्पोज नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें फेल हो जाएंगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नई करेंसी आरबीआई से बोल करके क्या करेगी, नई करेंसी को छाप देगी, ठीक है, एक के बाद एक नए नए नोट निकलने शुरू हो जाएंगे। उससे भी क्या कर सकती है, अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग की भरपाई वो कर सकती है। लेकिन ये मैंने ब्लैक कलर से लिखा, अलग कलर से लिखा इसको, इसका कोई मतलब है, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी अगर करी तो उसका इंटेंशन था कि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करना चाहती है, अपना जो उसका घाटा है उसको फाइनेंस करना चाहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग या गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी करेगी, भले ही किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, इंडिया की ही बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर वो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी करता है तो ये उसके लिए फायदेमंद नहीं होता है, ये क्या होता है, डिसएडवांटेज लेके आता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज। अगर वो इस इंटेंशन से लाई गई है कि हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करेंगे, तो ये इंटेंशन उनकी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। अब कैसे डिसएडवांटेज होता है इसको समझते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी से कैसे डिसएडवांटेज होता है, देखिए, जैसे ही प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी होगी, यानी कि इससे क्या होगा, नई नई करेंसी आने शुरू हो जाएगी। पहले अगर आपके मार्केट, मान लो जो मार्केट में, सॉरी, गवर्नमेंट के पास नोट कितने थे, मान लो 50 नोट थे, तो पूरी करेंसी उसमें 50 नोट बचे हुए थे, तो गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करेगी, 50 को 50 लाख कर सकती है, ठीक है, नए नए नोट छापेगी और 50 से 50 लाख नोट्स छाप लेगी। लेकिन जैसे ही 50 लाख नोट्स आएंगे, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी होगा, उससे मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। जो मार्केट में आपका पैसा है वो क्या कहलाता है, लिक्विडिटी कहलाता है। मार्केट में इससे क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, समझ रहे हैं। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी से क्या होगा, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी करेगी आरबीआई, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स तक ये पैसा पहुंचाएगी, और कमर्शियल बैंक्स में आप सब लोगों के अकाउंट होते हैं, वहां से आप पैसे निकालेंगे और मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट में पैसा, ठीक है, मार्केट में पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब लिक्विडिटी अगर बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होता है, देखिए, अगर आपके जेब में पैसा आएगा, तो जब भी आपके जेब में पैसा आएगा तो आपका मन करेगा कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, यानी कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही लिक्विडिटी बढ़ेगी, सब क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये एक फैक्ट है, ये आप भले अभी मन में सोचेंगे कि नहीं मैं खर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। उसके जेब में अगर पैसा आएगा तो उससे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चाहता है, उसकी नई नई इच्छाएं जागृत हो जाती है, वो चाहता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में हर चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि उसके सामने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। हमने इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में पढ़ा था, डिमांड की भरपाई करने के लिए रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं, और अगर इस माध्यम से हमने पैसे छापे और लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ने से डिमांड बढ़ गई, और डिमांड अगर बढ़ गई तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, उसकी सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको साबुन के 10 पैकेट्स चाहिए, 10 लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें साबुन चाहिए, आपके पास अगर साबुन 2 ही बचे हुए हैं, तो 8 साबुन आप कहाँ से लेके आओगे, है ना। तो डिमांड बढ़ने से क्या हो जाएगा, मार्केट में सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि वहां पे प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब प्रोडक्ट कम हो जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर प्रोडक्ट कम हो गए, 10 लोगों के लिए आपके पास 2 ही साबुन बचे हुए हैं, साबुन चाहिए आपको 10, तो क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, उन 2 साबुन की वैल्यू या उनके पैसे को, उनके रेट को बढ़ा देगी। रेट बढ़ाने से क्या होता है, रेट अगर वो बढ़ा देगी तो लोग डिमांड कुछ करना कम कर देंगे। मान लो अगर 50 रुपए का साबुन था तो 500 रुपए का कर देगी। 500 रुपए का करने से क्या हो जाएगा कि कुछ लोग उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उनकी लिमिट से बाहर हो जाएगा, तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ जाएगी, कहने का मतलब क्या था, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ी इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी मार्केट में। मार्केट में डिमांड बढ़ने से हर आदमी क्या चाहता था, सब कुछ खरीदना चाहता था। अब इतनी सप्लाई हमारे पास नहीं थी, प्रोडक्ट कम थे, तो कम प्रोडक्ट को कैसे बांटा जाए,
तो उसके लिए प्रोडक्ट की वैल्यू मतलब प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया क्या। अब प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखना जब जब मार्केट में पैसे की वैल्यू बढ़ती मतलब सॉरी लिक्विडिटी बढ़ती है, जब जब लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट में तब तब चीज़ें महंगी हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसा बढ़ने से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है लोगों की, ठीक है। और इससे एक और चीज़ होती क्या हो जाता है उससे, जो हमारी करेंसी वैल्यू है, जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। करेंसी वैल्यू कम होने का क्या मतलब है, देखिए प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी हुई, उससे लिक्विडिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी और उससे इन्फ्लेशन हो गया। इन सब चीज से क्या होता है, करेंसी की वैल्यू घट जाती है। करेंसी की वैल्यू घटने का मतलब क्या है, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ रहता तो जो वैल्यू 100 रुपए की थी पहले, तो वो वैल्यू अब नहीं रहेगी 100 रुपए की, वो 100 रुपया अब 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। उस 100 रुपए में आप वो चीजें नहीं खरीद पाएंगे जो आप पहले खरीदते थे, ठीक है। पहले आप ज्यादा चीजें खरीद पाते थे, अब वो चीजें आप उसमें नहीं खरीद सकते। इसका मतलब करेंसी की वैल्यू डाउन हुई है। 100 रुपए की वैल्यू अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, 100 रुपए की वैल्यू अब घट चुकी है। 100 रुपए की वैल्यू अब 1000 रुपए ने ले ली है, ठीक है। आज का 1000 रुपया पहले का 100 रुपये था, ऐसा हम बोल सकते हैं जब ऐसा होगा तो, ठीक है। करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि जो भी वैल्यू करेंसी की है अब उसमें आप उतना सामान नहीं खरीद पाओगे जो आप पहले खरीद पाते थे। इसको बोलते हैं करेंसी की वैल्यू, ठीक। करेंसी वैल्यू घट जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी अगर मार्केट में, तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी से। इसीलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए जो चौथा तरीका है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, ये खराब माना जाता है। ये गवर्नमेंट हमेशा तो करने से बचती है, कभी भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम ये करें, हम इस स्थिति तक पहुंचे। गवर्नमेंट या तो ये करेगी या ये करेगी या ये करेगी, ये गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है क्योंकि इससे स्थिति इतनी भयानक हो जाती है। इसके एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आपको पता हो, एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में ऐसे प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी किया गया था जिसकी वजह से यही सब कुछ वहाँ पे हुआ। वहाँ पे 1 लाख रुपए का एक ब्रेड मिलता था और अभी भी मिलता है 1 लाख रुपए का। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या वहाँ पे करेंसी की वैल्यू रह जाती है। तो ये चीज़ हमेशा खराब रहती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी तक हम लोग कभी नहीं पहुँचना चाहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए ये तरीका बेकार माना जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज के वीडियो में, एक्सपेंडिचर को समझा। एक्सपेंडिचर हमने सेम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बांटा। उसकी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज अगर घटेगी नहीं घटेगी और एसेट्स में बढ़ोतरी नहीं होगी तो रेवेन्यू में आएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अगर तो कैपिटल में आएगा। इसके कुछ चीज़ें बताई मैंने आपको यहाँ पे। उसके बाद हमने आगे देखा सिचुएशंस देखी, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट देखा, ये चीज़ें क्या होती हैं ये चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। इसके बाद हम कहाँ पे आए थे, डेफिसिट फाइनेंसिंग में आए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेफिसिट बजट में क्या होता है, इनकम कम होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, पैसा यहाँ पे मर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। उसके 3-4 तरीके हमने देखे, लोन और एसेट डिसइन्वेस्टमेंट देखा और इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी देखा और एक देखा प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। हमने ये जाना कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, जो एक तरीके से एक शॉर्ट ही वीडियो है, बहुत लंबा तो नहीं है, ठीक है। इसमें हमने बजट के इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पहलुओं को देख लिया है। अब आने वाले इकोनॉमिक्स के वीडियो में हम लोग सेक्टर्स को देखेंगे और हमारे इकोनॉमिक्स जो हमारे इंडिया में कैसी कैसी रही है उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सिचुएशन हमने आज देख ली है। तो फिर आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।